आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नमस्कार, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी के शासन के बारे में कि कंपनी का शासन तो 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी का शासन था। 1857 का जो विद्रोह था वो पूरे तरीके से असफल नहीं रहा। उसी का रिजल्ट था कि कंपनी का शासन जो है वो कन्वर्ट हो गया, कंपनी का शासन पूरे तरीके से बदल दिया गया और उसकी जगह सत्ता स्थानांतरण हो गया सीधे ताज का शासन के हाथ में। और वही 1858 से ताज का शासन चलता है और वो चलता है कब तक, तो 1947 तक, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। देखा जाएगा कि क्या क्या चेंजिंग आई। तो ये चेंजिंग ईयर्स आपके सामने हैं कि ताज का शासन जो है वो 1858 से लेकर के 1947 तक चला, 1947 तक चला। यानी इस दौरान आप देखोगे तो भारतीय प्रशासनिक सुधार भी हुए और साथ साथ सत्ता का स्थानांतरण भी हुआ। यानी ये टाइमिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है भारतीय राजनीतिक इतिहास के अंदर कि इसी दौरान बहुत सारे प्रशासनिक सुधार भी देखने को मिले और इसी दौरान सत्ता का स्थानांतरण भी भारतीय हाथों में हुआ, जो कि एक गर्व का विषय भी माना जाता है। आगे चलते हैं तो कुछ ईयर आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947। 1858 में बना था भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1861, 1892 और 1909 में आया भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो 1919 और 1935 में फिर से दो भारत शासन अधिनियम आए और उसके बाद 1947 में अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत हमको आज़ादी मिली। ये आपका प्रशासनिक सुधार और सत्ता के स्थानांतरण तक की पूरी कहानी बयां करते हैं आपके सामने। और साथ ही साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है, किसी भी तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी इससे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा उठाए जाते हैं। देखा जाए क्या चेंजिंग हुई तो सबसे पहले आते हैं 1858 भारत शासन अधिनियम। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 1857 की क्रांति होती है, भारतीयों में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिलता है। नतीजा कि भारत में जो कंपनी का शासन था, जो कंपनी की सत्ता थी, उसका अंत पूरे तरीके से हो गया और उसकी जगह पर ये पूरा का पूरा शासन जो है वो ताज के हाथों में चला गया। वो पूरा का पूरा शासन जो है वो क्राउन के हाथों में चला गया। देखा जाए तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन था या भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम कौन था। तो यही था आपका भारत शासन अधिनियम, जो भारत में प्रशासनिक सुधार की पहली सीढ़ी मानी जाती है। होता क्या है, चेंजिंग क्या आती है, तो ये तो आपने देख लिया कि कंपनी के शासन का अंत हो गया, ताज का शासन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले तो एक जो बहुत बड़ा मेजर चेंज जो माना जाता है वो है गवर्नर जनरल पद, जिसको कि पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का जो पद था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल हुए, फिर बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो वो पद ही पूरे तरीके से इस अधिनियम के अंदर ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर एक नया नाम निकल करके आया, वो था आपका वायसराय। वायसराय को ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना जाता था कि ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, यानी कि डायरेक्ट अगर देखा जाए रिप्रेजेंटेटर कौन था क्राउन का, तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटर माना जाता था वायसराय को, कि वायसराय जो है वो ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज़ और निकल करके आई कि एक नए पद का सृजन हुआ और वो नया पद क्या था, तो वो नया पद था राज्य सचिव यानी स्टेट सेक्रेटरी। राज्य सचिव पद की भी शुरुआत हुई और राज्य सचिव पद था क्या, तो ये सीधे सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी एक व्यक्ति था। स्टेट सेक्रेटरी जो था वो ब्रिटिश संसद के प्रति भारत की तरफ से उत्तरदायी एक व्यक्ति था, जो ब्रिटिश संसद में भारत का पक्ष रखने के लिए जाना जाता था। साथ साथ एक और चेंजिंग आई यहाँ पर, और वो चेंजिंग क्या थी, तो वो थी आपकी द्वैध प्रणाली। द्वैध प्रणाली खत्म कर दी गई। द्वैध प्रणाली, दो नाम हमने आपके सामने रखा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई थी कि एक व्यापारिक मामला देखेगा और एक जो है
वो राजनीतिक मामला देखेगा। इसी को नाम दिया गया ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि द्वैत प्रणाली का, या ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का, यानी द्वैत प्रणाली तंत्र का। द्वैत प्रणाली तंत्र पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया और पूरी शक्तियां दी गई किसके हाथ में, तो वायसराय के हाथ में और राज सचिव के हाथ में। ये दोनों की दोनों शक्तियां चली गई आपकी वायसराय और राज सचिव के हाथ में। द्वैत प्रणाली पूरे तरीके से खत्म कर दी गई। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों को देखोगे तो भारत सचिव जो था या राज सचिव जो बनाया गया था, तो राज सचिव को दे दिया गया था साथ साथ 15 सदस्यों का एक परिषद, जो एक तरीके से उसकी सलाहकारी परिषद थी, जो उसको सलाह देने के काम आती थी। तो ये चेंजिंग आपकी आई 1858 के भारत शासन अधिनियम में। क्या क्या चेंजिंग है फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि गवर्नर जनरल का पद जो है वो ख़त्म कर दिया गया। वायसराय को ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया और उसको एक नए पद का सृजन किया गया। राज सचिव एक नया पद था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, उसका गठन किया गया। साथ ही साथ आपका द्वैत प्रणाली पूरे तरीके से ख़त्म कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो चेंजिंग थी आपकी 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंदर। उम्मीद है आपको चीज़ें बड़ी इजीली समझ में आ जा रही होंगी। बहुत टफ वे में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका हो गया। 1861 में जब आप आओगे, 1861 का जब आप भारत परिषद अधिनियम पढ़ोगे तो इसको प्रशासनिक सुधारों की लिस्ट में एक नया नाम दिया जाता है कि इसमें कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, 1861 की बात कर रहा हूँ कि 1861 में कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों को शामिल करने की चर्चा हुई कि जितने भी कानून बनाने की प्रक्रिया होगी उसमें भारतीयों को भी थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और उस समय के जो आपके वायसराय जो थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने किया भी क्या, तो 3 सदस्यों को नियुक्त किया। कौन से 3 सदस्य थे, तो 3 लोग थे। पहले थे आपके बनारस के राजा, दूसरे थे आपके पटियाला के महाराजा और तीसरे थे आपके सर दिनकर राव। यानी आप कह सकते हो कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि भारतीय जो हैं वो नियम कानून बनाने की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार 3 सदस्यों को शामिल किया। उसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई कि विधान परिषदों का गठन हो गया। विधान परिषदों का गठन किया गया 3 राज्यों में। 3 राज्यों में गठन किया गया। कौन कौन से 3 राज्य थे, तो एक था आपका बंगाल, दूसरा था आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और तीसरा था आपका पंजाब। इन 3 जगहों पर विधान परिषदों का गठन किया गया। ये घटना कब की है, तो ये घटना है आपकी बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897। यानी कि विधान परिषदों का गठन होना शुरू हो गया था। भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था, विधान परिषदों का गठन हो रहा था। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर बढ़ा दी गई कि वायसराय को असीम शक्तियाँ दे दी गई। यानी सीधे आप कह सकते हो कि वायसराय की शक्तियों में बढ़ावा दे दिया गया। वायसराय की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ावा दे दिया गया, तो पहले नियम कानून बनाने की शक्ति दे दी गई कि नियम कानून आप बना सकते हो। एक जो मेजर चेंज था जिसकी वजह से ये लाइन लिखनी पड़ी है, वो मेजर चेंज ये था कि आपातकाल के समय किसी भी तरीके का अध्यादेश लाने की जो जिम्मेदारी थी वो पूरे तरीके से अकेले हाथों में दे दी गई। और वो अकेला हाथ था आपका वायसराय, कि वायसराय को एक अधिकार दे दिया गया कि वो कभी भी आपातकाल के समय में अध्यादेश खुद से ला सकता है, खुद का अध्यादेश जारी कर सकता है, बशर्ते उसमें एक लाइन और रखी गई। और वो लाइन क्या थी कि वो अध्यादेश मान्य होगा केवल और केवल 6 महीने के लिए। यानी वो अध्यादेश 6 महीने के लिए आदेशित होगा, जिसको लागू करने का अधिकार पूरे तरीके से वायसराय के हाथ में है। तो ये आपका बेसिक चेंज जो भारत परिषद अधिनियम के अंदर आया था 1861 के अंदर। फिर से बोल रहा हूँ कि नियम कानून बनाने के लिए भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। दूसरी चीज़ कही गई कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को शामिल भी किया। वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो बनारस के राजा थे,
पटियाला के महाराजा थे, और साथ साथ सरदिनकर राव यानी कि ग्वालियर के पूर्व प्रधानमंत्री कह सकते हो आप। विधान परिषदों का गठन किया गया 3 राज्यों में, बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अंदर 1866 में, और पंजाब के अंदर 1897 में। और साथ साथ वायसराय को असीम शक्तियां दी गई, जिसमें अध्यादेश आदि भी वो बना सकता था। तो इस तरीके की चेंजिंग आपको देखने को मिली कहाँ पर, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। 1892 का जब आप पढ़ोगे भारत परिषद अधिनियम, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई। 2 तरीके की विधान परिषदें होती थी, एक केंद्रीय विधान परिषद और एक प्रांतीय विधान परिषद, और 2 तरीके के सदस्य। केंद्रीय विधान परिषद मतलब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रलाइज की चर्चा हो रही है, और एक चर्चा हो रही है प्रांतीय विधान परिषद की, यानी कि राज्य स्तर पर विधान परिषदों की। तो यहाँ पर 2 तरीके के सदस्यों की भी चर्चा थी, एक सदस्य सरकारी सदस्य और एक सदस्य गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य यानी कि जिनकी नियुक्ति जो है वो पूर्ण रूप से सरकारी रूप से होगी, और वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का ही सदस्य होगा। और गैर सरकारी सदस्य की जो भारत के प्रतिनिधित्व की तरफ से चुना जाएगा, उसको गैर सरकारी सदस्य यानी सरकार द्वारा नामित कुछ सदस्यों की भी चर्चा की गई। अब यहाँ पर बात क्या हुई, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की गई। कहाँ पे, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। बस इतनी सी लाइन है, ज़्यादा ये डीप नहीं जाऊंगा इसके अंदर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। किस अधिनियम के अंदर, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंदर। लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई, और वो शर्त क्या थी कि भले ही संख्या गैर सरकारी सदस्यों की ज़्यादा होगी, लेकिन बहुमत की जब बात आएगी तो बहुमत केवल और केवल होगा किसका, तो सरकारी सदस्यों का। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या किस शासन अधिनियम के अंदर बढ़ाया गया, तो वो आपका आंसर होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके अंदर बढ़ाया गया। लेकिन बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों के हाथ में ही रहेगा। सरकारी सदस्य ही नीति निर्माता होंगे, सरकारी सदस्य ही नियम कानून बनाएंगे। गैर सरकारी सदस्यों को इस तरीके का कोई भी विशेष अधिकार दिया नहीं गया। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1909 का जब भारत परिषद अधिनियम आप पढ़ोगे तो इसको एक अलग नाम दिया जाता है, और वो नाम है आपका मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। रीजन लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो 2 लोग थे। लॉर्ड मार्ले की बात किया जाए तो ये उस समय के स्टेट सेक्रेटरी थे, यानी कि राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो उस समय वायसराय थे। इन दोनों लोगों का नियम कानून बनाने में ही पूरा का पूरा प्रयोग किया गया, या इन्हीं दोनों लोगों के सिफारिशों को लागू किया गया। इसी वजह से इस भारत परिषद अधिनियम को, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम लोग नाम देते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले यानी लॉर्ड मार्ले जो राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो यानी कि जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। अब इन्होंने क्या किया, तो धीरे धीरे भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे भारतीय प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ना शुरू किया। तो इसमें सबसे पहली घटना क्या हुई, तो सबसे पहली घटना हुई कि विधान परिषद का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने का मतलब सीधा सा मतलब है सदस्यों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। सदस्यों की संख्या धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो पहले 16 थी, आगे बढ़ करके आपकी 60 हो गई। 2 तरीके की विधान परिषदों की मैंने बात पीछे भी की है। केंद्रीय विधान परिषद जो केंद्र की तरफ से होगा, और प्रांतीय विधान परिषद यानी कि जो राज्यों को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर चर्चा क्या हुई कि गैर सरकारी सदस्यों का, पिछले वाले अधिनियम में यानी कि 1892 वाले अधिनियम में मैंने कहा कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत नहीं दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम में 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार के अंदर कहा गया कि गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत भी दिया जाए, यानी गैर सरकारी सदस्य भी नीति निर्माता ग्रुप में शामिल होंगे, नीति निर्माता समूह के अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये बहुमत उनको केवल कहाँ दिया गया, तो केवल कहाँ पर दिया गया,
तो प्रांतीय परिषदों में, प्रांतीय परिषद के भीतर, यानी केंद्रीय परिषद के अंदर, केंद्रीय विधान परिषद के भीतर अभी भी सरकारी बहुमत था, सरकारी सदस्यों का बहुमत था, लेकिन प्रांतीय परिषदों के अंदर, प्रांतीय विधान परिषद के भीतर में गैर सरकारी सदस्यों को भी नीति निर्माता समूहों के साथ जोड़ा गया। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है इस समय की, वो ये थी कि वायसराय साहब जो थे, वायसराय साहब की एक कार्यपालिका परिषद थी। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में भारतीयों का आगमन, यानी अब क्या था कि कार्यपालिका परिषद जो थी वायसराय की, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि कौन पहला भारतीय था जो वायसराय की कार्यपालिका में शामिल हुआ, तो आपको याद रखना है सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा, जिनको विधि सदस्य के तौर पर नामित किया गया था पहली बार वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, तो ये भारतीयों को भी शामिल करने का अधिकार दिया गया। दूसरी चीज कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भी चर्चा यहां पर होने लगी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी हो गया। और यहां पर किसकी चर्चा हुई, तो यहां पर मुस्लिम प्रतिनिधियों की चर्चा हुई। लॉर्ड मिंटो साहब, लॉर्ड मिंटो यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, तत्कालीन वायसराय की, कि तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने ये अधिकार दिया कि मुस्लिम जो हैं वो अपना नेता चुन सकते हैं खुद से, यानी कि मुस्लिम नेता को चुनने का अधिकार भी केवल और केवल मुस्लिम को ही होगा। इसलिए मुस्लिम शब्द यूज कर देने से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत एक तरीके से हो गई। और कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता भी है कि सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसको माना जाता है, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव का जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को ही माना जाता है, क्योंकि उन्हीं की ही पहली सिफारिश थी कि मुस्लिम अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार रख सकते हैं। तो फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले उस समय के तत्कालीन राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय के वायसराय थे। विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया, केंद्रीय विधान परिषद का आकार बढ़ गया, सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ करके 60 हो गई। गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दे दिया गया, कहां पर, प्रांतीय विधान परिषद के, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी, केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था। आगे जब आप चलोगे तो कहा गया कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के भीतर, यानी वायसराय साहब की कार्यपालिका परिषद के भीतर भारतीयों की नियुक्ति होना शुरू हो गई और प्रथम भारतीय सत्येंद्र सिन्हा को विधि सदस्य के तौर पर नामित किया गया। विधि सदस्य के तौर पर इनको कार्यपालिका परिषद के साथ जोड़ा गया। आगे जब आप चलोगे तो दूसरा नाम आता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। तो मुस्लिमों को अधिकार दे दिया गया कि मुस्लिम अपना खुद का नेता चुन सकते हैं। यहीं से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव की शुरुआत मानी जाती है और यही रीजन है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव का जनक माना जाता है। तो ये आपकी शुरुआत हो जाती है बात किसकी, 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। आगे जब हम चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के भीतर, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के भीतर जब आप जाओगे तो कुछ और चीज़ें, यानी कि प्रशासनिक सुधार के अंदर एक और कड़ी जुड़ती हुई मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक टारगेट बना लिया था अंग्रेजों ने कि अब सत्ता का स्थानांतरण हमको किसी जिम्मेदार हाथों में दे देना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको एक नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम में उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्रमिक रूप से आप कह सकते हो कि उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना, ये एक उद्देश्य था किसका, भारत शासन अधिनियम का। इसका एक नाम भी दिया गया और ये नाम क्या था, मार्टेंग चेम्सफोर्ड सुधार। सेम हुई कंडीशन जैसे मार्ले मिंटो सुधार की बात हुई थी 1909 के अंदर, सेम उसी तरीके से मार्टेंग चेम्सफोर्ड सुधार की जब आप बात करते हो तो मार्टेंग उस समय के राज्य सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय हुआ करते थे। यानी कि मार्टेंग साहब और चेम्सफोर्ड साहब इन दोनों ने मिलकर के ही ये सुधार किया था या मिलकर के ही इस अधिनियम को बनाया था। इसी वजह से मार्टेंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1919 के भारत शासन अधिनियम को। तो भारत शासन अधिनियम, इसकी अगर आप चर्चा करते हो तो सबसे पहला इसके अंदर क्या किया गया, तो केंद्रीय नियंत्रण
को कम किया गया, यानी कि सेंटर का पावर थोड़ा सा घटाया गया, केंद्रीय नियंत्रण को थोड़ा सा कम किया गया। ये सबसे पहला अंतर आया था किसमें, भारत शासन अधिनियम में। हमने पहले ही इसका उद्देश्य बता दिया है कि इस बार हमको टारगेट क्या बना दिया था हम लोगों ने, या ब्रिटिशर्स ने जो टारगेट बनाया था वो टारगेट क्या था, वो टारगेट यही था कि किसी तरीके से सत्ता को उत्तरदायी संस्था के हाथ में, उत्तरदायी सरकार के हाथ में स्थानांतरित कर दिया जाए। इसी वजह से वो केंद्रीय नियंत्रण को धीरे धीरे कम कर रहे थे, धीरे धीरे डाउन कर रहे थे। और यही रीजन था कि देश में पहली बार एक और चर्चा हुई, और वो चर्चा थी द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था। और तीसरी जो चर्चा हुई थी वो थी आपकी प्रत्यक्ष निर्वाचन की, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये दो चीजें और बढ़ी कि द्विसदनीय व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई, यानी केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद पूरे तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कह दिया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी सुविधा होगी। उसके अलावा बजट किसका, राज्यों का बजट अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि केंद्र के बजट में ही राज्य का बजट भी होता था, लेकिन इस बार राज्यों का बजट अलग कर दिया गया, यानी केंद्रीय बजट अलग से प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। तो राज्यों का बजट अलग करने की शुरुआत भी यहीं पर हुई, यही रीजन था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चर्चा और निकल करके आई, और वो चर्चा क्या थी, तो वो थी आपकी लोक सेवा आयोग का गठन। यानी कि जितने प्रशासनिक पद होंगे उन प्रशासनिक पदों में भी आपका धीरे धीरे भारतीयों को विस्तार दिया जाए, भारतीयों को शामिल किया जाए। इसी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। ये घटना हुई थी आपकी 1926 में, 1926 में। तो ये एक मेजॉरिटी चेंज था किसका, तो ये आपका चेंज था 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंदर, जिसको मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी, राज्यों का बजट केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में कर दिया गया। साथ ही साथ सांप्रदायिक रूप से जो प्रतिनिधित्व की चर्चा हुई या सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की चर्चा हुई, उसको थोड़ा सा और यहाँ पर विस्तार किया गया, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सांप्रदायिक चुनाव और बढ़ा था। आगे जब चलते हैं तो अगली चर्चा फिर से होती है भारत शासन अधिनियम की 1935 में। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिएगा कि यही अधिनियम है जिसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसने पूरा का पूरे भारत को एक केंद्र माना और जितने भी राज्य थे, जितनी भी राज्य परिषदें थी, उन सबको एक इकाई के तौर पर ट्रीट किया। और यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर सूचियों की चर्चा होती है कि सबके अधिकार बांट दिए गए, कि केंद्र अलग अपना अधिकार रखे। बजट की चर्चा तो पिछले ही वाले अधिनियम में 1919 में ही हो चुकी थी। अब अधिकारों पे भी चर्चा हुई और यही वजह है कि सूचियों की बात हुई। 3 सूचियों का निर्माण हुआ। पहला नाम रखा गया संघ सूची, दूसरा नाम रखा गया राज्य सूची और तीसरा नाम रखा गया समवर्ती सूची। यानी सीधे आप कह सकते हो कि सबको अपने अधिकारों का ज्ञान करा दिया गया, सबको अपने अधिकार प्रदान कर दिए गए, सबको अलग अलग रख दिया गया। संघ सूची की अगर आप बात करते हो या संघीय सूची की अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर 59 विषयों की चर्चा हुई, 59 सब्जेक्ट्स की चर्चा हुई। साथ ही साथ राज्य सूची की जब बात करते हो तो 54 विषयों की चर्चा होती है और साथ ही साथ समवर्ती सूची की जब आप बात करते हो तो 36 विषयों की चर्चा होती है। यानी बजट का विस्तार तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही कर दिया गया था, लेकिन शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया किसमें, तो भारत शासन अधिनियम को 1935 के भीतर क्या किया गया, तो सूचियों को संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघीय सूची यानी कि जो पूरे तरीके से नियंत्रित होगी किससे, तो केंद्र से। राज्य सूची यानी कि जो प्रांतीय विधान परिषदों या प्रांत की तरफ से जो नियंत्रित होगी उसको नाम दिया गया राज्य सूची का। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब कि जो कॉमन होंगे यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो कॉमन होंगे उनको नाम दिया गया समवर्ती सूची का। संघ सूची के अंदर 59, राज्य सूची के अंदर 54 और समवर्ती सूची के अंदर 36। साथ ही साथ यहाँ पर राज्य में द्वैध शासन
खत्म हो गया। यानी राज्य में एक शक्ति बना दी गई कि केवल एक ही शक्ति होगी जो पूरे राज्य का नियंत्रण करेगी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन शुरू। राज्यों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया, यानी ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटर को खत्म कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपका राज्य में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत ज्यों की त्यों बनी रही। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी राज्य थे, 11 राज्य टोटल थे, कुछ 11 राज्यों में कुछ ऐसे भी राज्य थे जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था के शुरू हो गए, और उन राज्यों की व्यवस्था थी, कितने राज्य थे, तो वो थे आपके 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। कौन कौन से 6 राज्य थे? वो आपके बंगाल था, एक आपका बिहार था, एक आपका बम्बई था, एक आपका मद्रास था, एक आपका संयुक्त प्रांत था, और एक आपका असम था। ये 6 राज्य थे उन 11 राज्यों में जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था पूरे तरीके से शुरू हो गई। साथ ही साथ एक बड़ी घटना 1935 में हुई, और वो थी आपकी आरबीआई की स्थापना की। अब आवश्यकता ये भी पड़ने लगी कि अब धीरे धीरे हमको कहीं ना कहीं एक केंद्रीय बैंक भी चाहिए, और वो केंद्रीय बैंक पूरे भारतवर्ष के भीतर साख का नियंत्रण और मुद्रा का नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है। यही रीजन था कि आरबीआई की स्थापना भी हुई 1 अप्रैल 1935 को, तो आरबीआई की स्थापना भी हुई। उसके अलावा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना, और साथ साथ संयुक्त सेवा आयोग। ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से सूचियों को बांटा गया उसी तरीके से सेवा आयोग को बांटा गया। संघीय लोक सेवा आयोग जो नियुक्तियां करेगा केवल संघ की चीज़ों को, दूसरी चीज़ प्रांतीय सेवा आयोग कि जो आपका नियुक्ति करेगा केवल राज्य के लिए, और तीसरी चीज़ कि जो आपकी नियुक्ति करेगा केवल और केवल आपकी संयुक्त आयोग जो राज्य और केंद्र दोनों की नियुक्तियों को करेगा। तो इसलिए 3 तरीके के आयोगों की नियुक्ति की गई। तो ये आपका निकल कर के आया कौन सा? तो भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि 1947 में, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 1919 और 1935, जब आप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में पढ़ोगे 1947 में, तो आप देखोगे कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली साहब। क्लीमेंट एटली साहब ने सीधे कह दिया कि हम करेंगे क्या, तो हम जून 1947 में जाएंगे और ब्रिटिश सत्ता का स्थानांतरण किसी तरीके से उत्तरदायी संस्था के हाथ में दे करके जाएंगे। लेकिन अब वहाँ पर चर्चा हो गई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी वो असंतुष्ट हो गई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मानना था कि नहीं, पहले बंटवारा होगा सांप्रदायिक आधार पर, बंटवारा होने के पश्चात ही आप सत्ता का स्थानांतरण करेंगे। नतीजा कि ये कहानी टलती रही और लास्ट में जाकर के 3 जून को एक प्लान आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन ने बीच का रास्ता निकाल दिया था कि भैया 2 डोमेनियन में हम डिवाइड कर देंगे, एक हिंदू डोमेनियन होगा जिसको भारत दे दिया गया नाम, एक मुस्लिम डोमेनियन होगा जिसको पाकिस्तान, यानी कि भारत राज्य का पहले बंटवारा करेंगे। भारत राज्य को पहले तोड़ेंगे 2 भाग में, और 2 भागों में तोड़ने के पश्चात ही हम सत्ता का स्थानांतरण अच्छे तरीके से करेंगे। साथ ही स्वतंत्रता अधिनियम में यह भी ध्यान दिया गया कि किसी को कोई तकलीफ न हो, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब का जो प्लान था वो आया आपका 3 जून को 1947 में। जिस दिन विरोध हुआ, जिस दिन चर्चा हुई, उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान भी ले आकर के रख दिया कि लो तुम्हारे बीच एक ऐसा प्लान लेकर के आता हूँ जिस पे आप ना नहीं करोगे। नतीजा हुआ कि एक ऐसा प्लान निकल करके आया कि जिस पर न तो कांग्रेस को कोई आपत्ति हुई न तो मुस्लिम लीग को कोई आपत्ति हुई। नतीजा कि उसी प्लान को हम लोग नाम देते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन योजना। करते क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर थीं, तो सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा कि पहला पॉइंट था कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश प्रशासन का अंत। ये हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, कि भारत जो है वो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। कब घोषित कर दिया जाएगा, तो 15 अगस्त 1947 को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना को भी लेकर के चलना था, तो 2 स्वतंत्र डोमेनियन
कौन कौन से? तो 2 स्वतंत्र डोमेनियन, एक आपका भारत और दूसरा आपका पाकिस्तान। 2 स्वतंत्र डोमेनियन भारत और पाकिस्तान के अंदर डिवाइड किया जाएगा। तीसरी घटना क्या होगी? तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा, यानी वायसराय जो है वो अब नहीं होंगे। साथ ही साथ नया पद लाया जाएगा। फिर से हम वहीं पर आ रहे हैं वापस कि नया पद लाया जाएगा और वो होगा गवर्नर जनरल का पद। दोनों डोमेनियन में गवर्नर जनरल का पद अलग अलग होगा। भारत के लिए एक अलग गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के लिए एक अलग गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल की नियुक्ति कैसी होगी? तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी तो वो जिसकी सरकार होगी, यानी जो डोमेनियन चाहेगी उसी की सरकार होगी। बस वो भेजा जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। यानी वो पूरे के पूरे तरीके से किसकी बात मानेगा? तो केवल और केवल उस देश की बात मानेगा। तो ये हो गया दूसरा। एक पद, वायसराय का पद तो समाप्त कर ही दिया गया, साथ ही साथ राज्य सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। यानी वायसराय और राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक नया पद लाया गया गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल दोनों डोमेनियन का अपना अलग अलग होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों अलग अलग ना हो, दोनों अलग अलग होगा। दूसरी चीज, एक शब्द उस समय चलता था भारत का सम्राट, ये एक उपाधि हुआ करती थी। तो भारत का सम्राट जो उपाधि थी, इसको भी खत्म कर दिया गया उसी समय। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग आई। और साथ ही साथ राज्य सचिव का जो जितनी भी नियुक्तियां की गई थी, यानी राज्य सचिव द्वारा भारत में जितनी भी नियुक्तियां की गई थी, वो सारी नियुक्तियां जो थी उनको आगे से रोक दिया गया। यानी कि इस तरीके की कोई भी नियुक्तियां अब आगे से नहीं होंगी। लेकिन जितने भी लोग पदों पर कार्यरत थे उनको ज्यों का त्यों रहने दिया गया, और उनकी पेंशन उनसन की जो व्यवस्था थी उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। तो ये आपका चेंजिंग आया। फिर से याद दिला रहा हूँ कि पहला 15 अगस्त 1947 को, ये पढ़ रहे हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके अंदर क्या कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश प्रशासन पूरे तरीके से भारत में खत्म हो जाएगा। 2 स्वतंत्र डोमेनियन में भारत को विभाजित किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, एक भारत और एक पाकिस्तान। वायसराय का और राज्य सचिव का पद पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद नया सृजित किया जो दोनों डोमेनियन के लिए अलग अलग होगा। साथ ही साथ गवर्नर जनरल पूरे तरीके से केवल सुझाया जाएगा भारतीय सरकार की तरफ से, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? तो ब्रिटिश सरकार करेगी। साथ ही साथ भारत को राष्ट्रमंडल के ग्रुप से भी बाहर कर दिया गया कि भारत उन राष्ट्रमंडलों में नहीं शामिल होगा। साथ ही साथ भारत का सम्राट जो एक उपाधि हुआ करती थी उस समय, उसको भी खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ भारत का जो राज्य सचिव था उसने सिविल सेवा में जितनी भी नियुक्तियां की थी और जितनी भी आरक्षण प्रणाली या जो भी इस तरीके की चीज़ें थी उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन पुरानी जो पेंशन या पुरानी जो वेतन थे उनको ज्यों का त्यों रहने दिया गया, यानी कि पुराने लोगों को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया गया। और इन्हीं सब शर्तों के साथ ये भी कहा गया कि कोई भी डोमेनियन के अंदर भी एक सजेशन लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ा बेहतर दिया था कि कोई भी रियासत जो है वो किसी भी डोमेनियन के साथ जाकर के मिल सकती है, और नहीं मिलना चाहती है तो खुद भी स्वतंत्र रह सकती है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि संविधान सभा जो 1946 में बनी थी, आप उसके हिसाब से अपना एक अलग संविधान बना सकते हो। उस संविधान को बनाते समय आप किसी भी देश के संविधान को कॉपी कर सकते हो, किसी भी देश के संविधान जो चीज़ें आपको अच्छी लगी उनको आप अपने अंदर इंक्लूड भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें रख दी गई किसमें? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यानी ये एक तरीके का अलाउंस हो गया, ये एक तरीके की हमको स्वीकृति मिल गई कि अब आप अपनी सरकार अपने ढंग से चला सकते हो। और हुआ भी वही। प्रथम गवर्नर जनरल जो हमारे थे वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। और लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को घोषित कर दिया जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर। जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके भीतर जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, और यहीं से स्वतंत्रता प्राप्ति हमको होती है, और यहीं से हमको संविधान बनाने का अधिकार मिल जाता है। और संविधान सभा का गठन, संविधान बनाने का सब कुछ जो प्रक्रिया हमारी शुरू होती है वो इसी के बाद से शुरू होती है, जिसको हम लोग अब अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को समराइज करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ।
कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। जो लोग हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोग जुड़ चुके हैं, एक अच्छा खासा ग्रुप हम लोग का हो चुका है। तो जितने भी लोग व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं वो भी वीडियो देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी आकर के कुल मिलाकर के आपके शंका का समाधान करना ही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। और हम लोगों की एक ही जिद है, सफलता, कि जब तक आपको सफलता न दिला दिया जाए तब तक हमारा कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। आप हमारा साथ देते रहिए। अगर चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों दोस्तों तक इस तरीके की चीज़ों को फैलाने का प्रयास करिए। अच्छी चीज़ें बांटी जाएंगी, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इसलिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे चैनल्स को देखते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।